उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे। साल था 2017। अमेठी में एक जगह है, नाम है जगदीशपुर। जगदीशपुर के एक डालडा फैक्ट्री में अमित शाह बैठक ले रहे थे। यह बैठक रात के 2 बजे तक चली। स्थानीय नेताओं को लगा था कि अमित शाह बैठक करने के बाद वापस लखनऊ चले जाएंगे, क्योंकि अमेठी के लखनऊ नज़दीक ही पड़ता है। लेकिन अमित शाह ने जब बैठक खत्म हुई तो कहा कि विश्राम की जगह कहाँ है। तो नेताओं ने कहा कि हमें लगा था कि आप यहाँ नहीं रुकेंगे और आप लखनऊ चले जाएंगे। अमित शाह ने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं रुकूंगा। वहीं डालडा फैक्ट्री के छत पर चले गए। वहीं छत पर एक कोने में जगह देखी और वहीं सो गए। असल में मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ कि अमित शाह के बारे में ऐसे बहुत से पहलू हैं जिनकी जानकारी किसी के पास नहीं है। हम नरेंद्र मोदी को तो जानते हैं, नरेंद्र मोदी को तो समझते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की परछाई कहे जाने वाले अमित शाह के बारे में, उनके तमाम राजनीतिक कहानियों के बारे में यह चर्चाएं बहुत कम हैं और लोगों के पास जानकारियां भी बहुत कम हैं। अमित शाह हमेशा स्थानीय कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए इस तरीके के निर्णय लेते रहते हैं और ऐसे तमाम कहानियां, जैसे मैं एक और कहानी आपको पहले बता दूं कि गुजरात में भूपेंद्र यादव के साथ बैठक चल रही थी। अमित शाह ने अचानक कहा, काफ़ी रात हो चुकी थी, अमित शाह ने कहा कि चलिए मेरे साथ गाड़ी में बैठ के चलते हैं। अमित शाह एक बहुत ही दूर इलाके में गए। वहाँ एक भूजा वाला था जो भूजा बनाता था। अमित शाह वहाँ गए, उनसे कहा कि मुझे भूजा खिला दो। भूजा खाने के बाद अमित शाह अपनी गाड़ी में बैठ के निकल गए। तो भूपेंद्र यादव ने उनसे पूछा, भूजे वाले से, कि आप पहचान रहे हैं ये कौन है? तो भूजे वाले ने कहा, अपने अमित भाई हैं और ये बहुत 15-20 साल से मेरे पास ही भूजा खाने आते रहते हैं। तो अमित शाह से जुड़ी ऐसी तमाम कहानियां हैं, मुझे लगता है कि मेरे दर्शकों को जाननी चाहिए। तो कौन है अमित शाह? कौन है अमित शाह जिन्हें नरेंद्र मोदी का राइट मैन कहा गया? ना राइट हैंड ना लेफ्ट हैंड, बल्कि अमित शाह खुद कहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी का राइट मैन हूं। आखिर उन्होंने भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के इस उभार की कहानी कैसे लिखी, दुनिया की नंबर 1 पार्टी कैसे बनाई, ऐसे तमाम घटनाओं पर आज हम बातचीत करेंगे। 22 अक्टूबर सन 1964 को मुंबई के एक नागर वैष्णव समुदाय में अमित शाह का जन्म हुआ। पिता का नाम था अनिल चंद्र शाह और माता जी का नाम था कुसुम में। शुरुआती परवरिश के लिए अमित शाह के जो दादा थे, उन्होंने निर्णय लिया कि उनकी परवरिश गुजरात में मनसा स्थित उनके पैतृक गांव में होगी और जो उनकी शिक्षा होगी वो पारंपरिक शिक्षा होगी। दादा ने सुनिश्चित किया कि अमित शाह को भारतीय परंपरा से शिक्षा दी जाए। इसके लिए उस समय जो गायकवाड़ स्टेट के बहुत प्रबुद्ध पंडित थे, प्रबुद्ध शास्त्री थे, उन्हें बुलाया गया और अमित शाह को उनसे शिक्षा दिलाई गई। अमित शाह के जो पहले गुरु थे, जिनका उनके ऊपर बहुत प्रभाव बताया जाता, अमित शाह कहते भी हैं कि मेरे ऊपर मेरे उस गुरु का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा, उनका नाम था के शास्त्री। के शास्त्री ने ही अमित शाह को बचपन में तमाम भारतीय संस्कृतियों के बारे में, तमाम भारतीय पद्धतियों के बारे में, जो भारतीय पद्धति की शिक्षा थी, उसका जो बुनियादी खाका था वो अमित शाह को इन्हीं शास्त्री जी ने दिया था। अमित शाह बचपन से ही इतिहास, महाकाव्य पढ़ने के बहुत शौकीन थे और इसीलिए जब आप उनके कमरे में जाएंगे तो पाएंगे कि वो हमेशा कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड पढ़ा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में काम करने वाले लोगों ने भी बताया कि अमित शाह को आज भी अखबारों में, मैगजीन में अच्छे लेख पढ़ने का बहुत शौक है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर सावरकर पे कहीं कुछ भी छपा है तो उसे हाईलाइट करके अमित शाह के कार्यालय में भेजा जाता है और अमित शाह उसे जरूर पढ़ते हैं। आपने देखा भी होगा कि अमित शाह के कार्यालय में एक तरफ सावरकर की तस्वीर होती है, दूसरी तरफ चाणक्य की तस्वीर होती है। अमित शाह इन दोनों जो है लोगों से बहुत अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और इन्हें ही अपने राजनीति का कह सकते हैं मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। अमित शाह के अगर आप उनके जीवन यात्रा को देखिएगा तो उन्होंने केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में बीएससी किया और उसके बाद एक सफल व्यापारी रहे। नौकरी नहीं की, अपना खुद का व्यापार किया। अमित शाह की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत 13 वर्ष की उम्र में हुई थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब अमित शाह 13 वर्ष के थे तभी उन्होंने राजनीति में एंट्री कर ली थी। एक कहानी बड़ी रोचक है। हुआ यह था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुत्री थी मणिबेन पटेल, इंदिरा गांधी से नाराज चल रही थी और जनता पार्टी के टिकट पर मेहसाना से चुनाव लड़ रही थी, लोकसभा का। अब अमित शाह का परिवार ठहरा पक्का गांधीवादी। उस समय जेबी कृपलानी जो है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ सारे गांधीवादियों को एक कर रहे थे, तब वो अमित शाह के घर पे रुके हुए थे और तभी मणिबेन पटेल के चुनाव प्रचार के लिए अमित शाह को कहा गया। अमित शाह ने 13 वर्ष की उम्र में मणिबेन पटेल के लिए जगह जगह घूमकर पोस्टर चिपकाने का काम किया और अमित शाह की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत
यहीं से हुई थी। फिर सन 1980 में 16 वर्ष की उम्र में अमित शाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए और उसकी एबीवीपी के गुजरात में इकाई के संयुक्त महामंत्री बना दिए गए। उसके बाद सन 1984 में अमित शाह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। आपको याद होगा कि उस समय इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी और उस हत्या के बाद से एक बहुत बड़ी सहानुभूति उपजी थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े नेता चुनाव हार गए थे। उस समय अमित शाह पार्टी में शामिल होते हैं। वह अहमदाबाद के जो नारनपुरा वार्ड है उसकी बूथ संख्या 263 के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और यही तो कहानी थी, यही जो 263 बूथ संख्या की कहानी है अमित शाह के राजनीतिक यात्रा में बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। अमित शाह ने संगठन बनाने की पूरी कला इसी बूथ से सीखी थी। सन 1987 में अमित शाह पारिवारिक जीवन में जाते हैं, सोनल बेन के साथ शादी करते हैं। और अमित शाह के पारिवारिक जीवन के बारे में आपको 2 तथ्य बताता चलूं। अमित शाह पूरे देश में विदेश में कहीं भी हो, वो दिन में एक बार अपनी पत्नी से जरूर फोन पर बात करते हैं। और वर्तमान समय में जो उनकी पोती है रुद्रा, उनकी आवाज़ दिन में एक बार अमित शाह देश के किसी भी हिस्से में वो जरूर सुनते हैं। लेकिन हम तो बात अमित शाह के राजनीतिक यात्रा की कर रहे हैं, उनके राजनीतिक जीवन की कर रहे हैं। सन 1989 में अहमदाबाद जिले में भारतीय जनता पार्टी का उन्हें सचिव बनाया गया। तब लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा की तैयारी कर रहे थे और अहमदाबाद में लोगों को जुटाने का पूरा जिम्मा मिला अमित शाह को। यही वो समय था जब अमित शाह ने अपनी सांगठनिक क्षमता का प्रभाव लाल कृष्ण आडवाणी को दिखाया और लाल कृष्ण आडवाणी से अपनी नजदीकी बढ़ा ली। सन 1991 में गांधीनगर लोकसभा सीट से लाल कृष्ण आडवाणी चुनाव लड़ने आते हैं और अमित शाह को उनका सारथी बनाया जाता है। अमित शाह ही जमीन पर लाल कृष्ण आडवाणी के लिए चुनाव मैनेज करते हैं। सन 1991 से 2009 तक अमित शाह लगातार लाल कृष्ण आडवाणी के लिए गांधीनगर सीट पर प्रभारी बने रहे और उनके लिए चुनाव को किसी न किसी रूप में मैनेज करते रहे। आडवाणी जी ने जब चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया 2019 में, तब आपको याद होगा कि गांधीनगर से चुनाव लड़ने का काम किया अमित शाह ने। यानी कि अमित शाह को वो सीट बहुत पहले से पसंद थी और उसमें वो एक लंबे समय से काम भी करते आ रहे थे, तो सारे कार्यकर्ता, सारे लोग अमित शाह को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरे राजनीतिक यात्रा में नरेंद्र मोदी कहाँ हैं। अब आपको बताते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की यह दोस्ती हुई कैसे। अमित शाह पीएम मोदी से पहली बार सन 1982 में आरएसएस के जरिए अहमदाबाद की एक बैठक में मिले थे। उस समय नरेंद्र मोदी आरएसएस की तरफ से जो युवाओं का काम हुआ करता था, जो युवा गतिविधियां होती थी, उसकी जिम्मेदारी उनके पास थी और इसी दौरान उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की। अब आपको बताऊं कि एक कहानी कही जाती है। कहानी ये कही जाती है कि अमित शाह ने एक चाय की दुकान पर शायद नरेंद्र मोदी से वो बातचीत कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि मोदी जी, मुझे आप में प्रधानमंत्री दिखता है और पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि एक दिन आप देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन गुजरात में तमाम ऐसी कहानियां कही जाती हैं कि अमित शाह ने सन 1990 के ही दशक में पहचान लिया था कि एक दिन प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी विराजमान होंगे। लेकिन अमित शाह की अब राजनीतिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अमित शाह का परिचय नरेंद्र मोदी से हो जाता है। वो नरेंद्र मोदी के बहुत करीब आ जाते हैं। नरेंद्र मोदी दिल्ली भी जाते हैं, वहाँ भी कुछ समय तक पार्टी की सेवा करते हैं और वो बाद में लौटकर गुजरात आते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं। इसके दौरान अमित शाह गुजरात राज्य वित्त निगम के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। उस समय शाह की उम्र होती है 31 वर्ष। सन 1997 में पार्टी अमित शाह को भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाती है। और अमित शाह के बारे में एक तथ्य ये भी है कि वह वित्तीय स्तर पर पार्टी का प्रबंधन बहुत अच्छा करते हैं। सन 1997 में ही पहली बार उन्हें सरखेज से चुनाव लड़ाया जाता है। अमित शाह चुनाव जीतने में कामयाब हो जाते हैं और पत्रकार राजीव शाह लिखते हैं कि जब वो चुनाव जीत कर जाते हैं तो शाह विधानसभा में बहुत कम बोलने वाले व्यक्ति थे। उस समय मुख्यमंत्री थे केशु भाई पटेल और शाह विधानसभा में बहुत बोलते नहीं थे, अपने काम से काम का मतलब रखा करते थे। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की ताजपोशी होती है, नरेंद्र मोदी अमित शाह को विधानसभा और गुजरात की राजनीति में आगे करते हैं और अमित शाह विधानसभा में सबसे अधिक बोलने वाले एक नेता के रूप में दिखाई पड़ने लगते हैं। सन 2001 में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद 2002 में चुनाव होते हैं, 2002 में दंगे भी होते हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतकर आती है, अमित शाह को गृह राज्य मंत्री बनाया जाता है। उसके बाद से अमित शाह लगातार गुजरात की राजनीति में स्थापित रहते हैं। सरखेज जो उनकी विधानसभा सीट है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमित शाह इस विधानसभा सीट पर 2,80,000 वोटों के मार्जिन से भी चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन अमित शाह की यात्रा यहीं तक नहीं है।
अमित शाह की इस यात्रा में आतंकवादियों के साथ हुए उस मुठभेड़ का भी जिक्र है जिसने इनको 90 दिन की जेल कराई। गुजरात से कोर्ट के ऑर्डर पर इन्हें बाहर जाना पड़ा। अमित शाह की इस राजनीतिक यात्रा में गुजरात दंगों की कहानी है। अमित शाह की इस राजनीतिक यात्रा में जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस जब भांप चुकी थी कि आने वाले समय में नरेंद्र मोदी बीजेपी की तरफ से पीएम होंगे, जब पूरे तरीके से नरेंद्र मोदी पे चौतरफा हमले किए जा रहे थे, तो इस हमले की ढाल बनाई गई थी अमित शाह को। अमित शाह के ऊपर सीबीआई और ईडी और तमाम जांच एजेंसियों की बहुत बड़ी फौज उतार दी गई थी। ये सब कुछ कहानी आपको सुनाएंगे हमारे अगले वीडियो में। हमारे अगले वीडियो का इंतजार करिए जिसमें आपको अमित शाह से जुड़े और भी दिलचस्प पहलुओं को जानने का मौका मिलेगा। नमस्कार, मैं विक्रांत। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी यह रिपोर्ट पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय लोकतंत्र।